हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे वनस्पति संसाधन में उनके प्रकार और वितरण की। उसके अंदर हमने 5-6 पॉइंट पढ़ लिए थे। उसके अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, उसके बाद हमने पढ़ा मानसूनी वन, उसके बाद में हमने सवाना प्रकार की वनस्पति पढ़ी है मानसूनी के बाद में। उसी में आगे हम पढ़ा भूमध्य सागरीय वनस्पति और वनस्पति। उसके बाद में हमने पढ़ी यहाँ पे 5वें प्रकार में यहाँ शीतोष्ण जो कटिबंधीय जो वनस्पति है, जिसके अंदर हमने 3 प्रकार पढ़े हैं। उसमें पतझड़ वन भी पढ़े हैं, उसके अंदर कोणधारी टेंगा वन भी पढ़े हैं, और लास्ट में उसमें क्या पढ़ा है, उसके घास के क्षेत्र। इतने प्रकार हमने पढ़ने के बाद में अगला प्रकार हम पढ़ रहे हैं टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। यहाँ पे हम जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक होगा अपना टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। हमारा टॉपिक है, हमारी मेन टॉपिक क्या है, वनस्पति संसाधन, वेजिटेशन रिसोर्सेज, वनस्पति संसाधन। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर यहाँ पे हमारा प्रकार होगा टुंड्रा प्रकार की वनस्पति या टुंड्रा वनस्पति। हमने लास्ट जो कल का वीडियो था, उस वीडियो में हमने बात की थी टुंड्रा प्रकार की वनस्पति केवल उत्तरी गोलार्ध में है। टेंगा और टुंड्रा ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जिसकी जो स्थलीय क्षेत्र हैं उत्तरी गोलार्ध में वहीं पे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इनका कोई विस्तार नहीं है। हम जब टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पढ़ेंगे तो हमें उत्तरी गोलार्ध में ही इसको पढ़ना पड़ेगा। ये क्षेत्र जो है वो आर्कटिक प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनमें ये क्षेत्र मिलते हैं। आर्कटिक प्रकार का क्षेत्र हमें उत्तरी गोलार्ध में ही मिलता है, दक्षिणी गोलार्ध में हमें अंटार्कटिक प्रकार का क्षेत्र मिलता है। तो इस बातों को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे हम बात करें टुंड्रा वनस्पति की, इसका विस्तार हम लें, विस्तार के रूप में ये उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध का आर्कटिक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र होगा, आर्कटिक क्षेत्र, जिसके अंदर जो वनस्पति पाई जाती है वो एक घास के रूप में शैवाल या काई प्रकार की पाई जाती है। शैवाल, काई को क्या बोलते हैं, शैवाल या काई, काई को क्या बोलते हैं, लाइकेन, तथा कर लो इसको, तथा लाइकेन प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है, इनकी किस्में हैं ये, ठीक है। ये कहाँ पे पाई जाती है, केवल उत्तरी गोलार्ध में। इसकी जो जलवायु है, विस्तार में आपको यही रखना है, ठीक है। विस्तार में क्या रखना है, आपको ये रखना है कि ये उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है, जिसके अंदर पूरा का पूरा लंबा बेल्ट होता है वो आ जाता है, जिसमें उत्तरी अमेरिका भी आता है, उसके अंदर ग्रीनलैंड भी आ जाता है, उत्तरी स्कैंडिनेविया वाला क्षेत्र भी आ जाता है, उत्तरी साइबेरिया वाला क्षेत्र भी आ जाता है। वहाँ पे ये टुंड्रा प्रकार की वनस्पति का बेल्ट है, ठीक है। उससे ठीक नीचे जो टुंड्रा वनस्पति है, ठीक नीचे जो कोणधारी वन है या टेंगा प्रकार के वन है, उसका बेल्ट है। तो हमें याद रखना है, पहले टेंगा है, उसके बाद में टुंड्रा है। यानी भूमध्य रेखा से जाएंगे तो भूमध्य रेखा से पहले टेंगा आएगा, टेंगा प्रदेश आएगा, उसके बाद में टुंड्रा प्रदेश आएगा, उसके बाद में ध्रुवीय क्षेत्र आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर इसकी जलवायु। इसकी जलवायु में अगर हम देखें तो जलवायु में यहाँ पे जो टाइम होता है वो शीतकाल का अधिक होता है। यहाँ पे ग्रीष्म काल का बिल्कुल थोड़ा सा समय होता है, और उसके अंदर ही थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा होती है, और उस वर्षा के कारण यहाँ पे छोटी मोटी घास उग जाती है। यहाँ पे जो जलवायु है वो पूरी क्या है, शीतकालीन जलवायु है, शीतकालीन जलवायु है। यहाँ पे जो वर्षा होती है, वर्षा 40 सेंटीमीटर से कम, 40 सेंटीमीटर से कम। अगर तापमान को ले, तापमान यहाँ पर हमेशा हिमांक बिंदु से नीचा रहता है, हिमांक बिंदु से नीचा। वर्षा अधिकतर
हिमपात के रूप में होती है। वर्षा अधिकतर हिमपात के रूप में होती है। यहाँ पे अगर हम इस जल की बात करें, हम इसके जलवायु में इसके जलीय क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे वर्ष में 30 से 45 दिन की एक अवधि होती है। उसमें जो ये हिमपात वाली वर्षा होती है वो हिमपात वाली वर्षा पिघल करके जल में बदल जाती है। और ये जो जल में बदलती है 30-40 दिन के जो पीरियड टाइम में, वहाँ पे ये जो वनस्पति यहाँ पे पनपती है, उस वनस्पति के कारण जो यहाँ पे घास उगती है छोटी मोटी, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, शैवाल या काई या लाइकेन। तो यहाँ पे जो वर्षा होगी वो किस रूप में होगी, हिमपात के रूप में। और यहाँ पे जो ग्रीष्म काल में थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि हिमांक बिंदु तो रहेगा, हिमांक बिंदु के पास तो रहेगा टेम्परेचर, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। और यहाँ कुछ मात्रा में कुछ दिनों के लिए ये बर्फ़ पानी में बदल जाती है और यहाँ पे वनस्पति उग जाती है। तो यहाँ पे हम वर्षा देखें तो 40 सेंटीमीटर से कम ही होती है। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ के वृक्ष को हम देखें, अगर यहाँ के वृक्ष हैं वो कई प्रकार के हैं, लेकिन अगर झुंड में देखें या पादपों के झुंड में देखें एक साथ, तो यहाँ पे जो वृक्ष होता है झुंड में, झुंड किसका, झुंड होगा पादपों का, पादपों का। उसमें यहाँ पे सेक्सी फिरेगस निबेल्स प्रकार की, ये तो झुंड में यानी छोटे छोटे पादपों के रूप में जो वनस्पति होगी सेक्सी फिरेगस निबेल्स, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पे होती है। और यहाँ पे ये तो झुंड वाली पादपों की हो गई। यहाँ पे चट्टाई रूप में जो होगी, जो वनस्पति चट्टाई रूप में होती है वो ड्राइस ऑक्टोपेटेला प्रकार की होती है। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ये जो दो प्रकार की वनस्पति होती है जो कि झुंड में पादपों के रूप में होती है, यानी कि टुंड्रा क्षेत्र में जो अन्य पादपों में झुंडों में ये जो वनस्पति होती है वो होती है सेक्सी फिरेगस निबेल्स। ठीक है, और चट्टाई के रूप में यानी बिछी हुई, धरातल पर बिछी हुई, ये तो क्या हो गए, पौधे रूप में, छोटे छोटे पौधे रूप में। और ये जो बिछी हुई होती है, जो शैवाल रूप में होती है, काई रूप में होती है, जो लाइकेन रूप में होती है, वो होती है चट्टाई रूप में यानी बिछी हुई होती है। वो ट्राइस ऑक्टोपेटेला प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ की जो विशेषता होगी, यहाँ की विशेषता, दो मुख्य विशेषता है इसकी। पहली विशेषता अधिकतम शीतकाल, अधिकतम ऋतु शीतकाल की, शीतकाल है, या ऐसे लिख सकते हो अधिकतम शीतकाल का समय होता है। यहाँ पर अधिकतम शीतकाल का समय होता है। दूसरी विशेषता, इसकी दूसरी विशेषता वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 2 महीने से कम समय के लिए, 2 महीने से कम समय के लिए, कम समय के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हो आप 30 से 45 दिन, दिन में कम समय के लिए, यहाँ पर कम समय के लिए वनस्पति उगने, बढ़ने, फूल खिलने तथा तुषार के कारण मुरझाना, यहाँ पे तुषार के कारण मुरझाना का संपूर्ण वनस्पति चक्र पूर्ण होता है।
इसलिए का वनस्पति चक्र पूर्ण हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है। इसके अंदर हम देखें, पहली तो आपको समझ में आ गया होगा, अधिकतम शीतकाल होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी यहाँ पे 2 महीने से कम समय के लिए, ऐसा लिख सकते हो आप कि 2 महीने से कम समय के लिए, तो इसमें एक्यूरेट नहीं आएगा। इसके अंदर आप 30 दिन भी मान सकते हो, 35 दिन भी मान सकते हो, कभी 40 दिन भी हो सकता है, कभी 50 दिन भी हो सकता है, तो इसके लिए एक्यूरेट नहीं है। लेकिन लगभग जो काल होता है इसका 30 से 45 दिन का होता है। ठीक है, यहाँ देखो 2 महीने से कम समय के लिए यहाँ पे वनस्पति, जो वनस्पति होती है वो उगती भी है, वो बढ़ती भी है, उसके ऊपर फूल भी खिलते हैं। ठीक है, और वो तुषार के कारण मुरझा भी जाती है। ये कब कब होता है? ये केवल 30 से 45 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। ठीक है, ये संपूर्ण प्रक्रिया 30 से 45 दिन के बीच में हो जाती है। यहाँ पे हम तुषार की बात करें, तुषार क्या होता है? बहुत से बच्चों को ये नाम आपको देखने को मिला होगा, लास्ट ईयर भी हमने इसकी बात की थी। तुषार होता क्या है? जब आप सुनते हो ओस, आपका टाइम है, अभी आप मौसम देख रहे हो, बारिश का टाइम है, इस टाइम में आप यहाँ पे धुंध तो नहीं देख सकते, लेकिन ओस ज़रूर देख सकते हो। खेतों में ओस देखते हो, वो ओस यहाँ पे अगर शीतकाल का टाइम हो, यानी ठंडा क्षेत्र हो, ठीक है, अगर उस क्षेत्र में यहाँ का धरातलीय जो तापमान है वो तो साधारण हो और ऊपर का टेम्परेचर वो ज़्यादा ठंडा हो, हिमांक बिंदु से नीचे चला जाए और वहाँ के जो बादल हैं वो साफ़ हो, यानी कि वहाँ जो बादल है, आकाश है, वो साफ़ होगा, तो उस क्षेत्र में जो ओस आएगी, जो जलीय कण हैं जो रात को यहाँ वनस्पति के ऊपर यहाँ पे बैठ जाते हैं, जो जलीय कण हैं वो, तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर हिमांक बिंदु से नीचा होगा तो वो जो ओस की बूंदें वनस्पति पे आप देखते हो वो वहाँ पे जम जाएगी। तो उस जमने की क्रिया को यहाँ पे कहते हैं तुषार। समझ गए बात? अगर किसी वनस्पति पे आप बर्फ़ को जमा दो तो वो वनस्पति वहाँ पे क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये जो तुषार की क्रिया है, तुषार यानी कि वहाँ पे ओस का बर्फ़ रूप में बदलना, तो उस क्रिया के कारण जो वनस्पति होती है वो वनस्पति वहाँ पे क्या हो जाएगी? मुरझा जाएगी या नष्ट हो जाएगी। यानी वो 30 से 45 दिन का काल होता है, यानी पहले वो बर्फ़ का पानी बनता है और उसके बाद में वो लास्ट में वो पानी जो है वो वापस बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी तुषार में बदल जाता है और वो वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार को पढ़ लिया है, यानी कि हमने 6 प्रकार पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट प्रकार हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मरुस्थलीय वनस्पति, तो इसको आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रकार ले रहे हैं टुंड्रा वनस्पति के बाद में 7वां अपना प्रकार होगा यहाँ पे मरुस्थलीय वनस्पति, या शुष्क भी बोल सकते हो इसको, मरुस्थलीय वनस्पति। इससे तो सभी जानकार होंगे, क्योंकि झुंझुनू भी क्या है कि मरुस्थल का ही हिस्सा है, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। आपने लास्ट ईयर में राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी थी, उस टाइम में आपने पढ़ा होगा कि आप अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हो, अरावली के पश्चिमी भाग में आते हो, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में ये 13 ज़िले या 12 ज़िले डिस्ट्रिक्ट काउंट होते हैं, जिसमें अपना झुंझुनू भी एक ज़िला है। वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति होगी? यहाँ पे खेजड़ी होती है, नागफनी होती है, सेलबुर्स होती है ना। तो इस प्रकार की वनस्पति मरुस्थलीय वनस्पति होती है। हम देखते हैं यहाँ पे क्यों होती है। यहाँ के विस्तार की बात करें हम, इसके विस्तार की अगर बात करें तो विस्तार ये होगा इसका, जो अक्षांशीय क्षेत्र हैं यानी कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्यों होती है। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से मरुस्थल को पहचान सकते हो। यहाँ पे हम बात करें महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के
बीच इसका विस्तार पाया जाता है। यानी कि हम देखें, एक बार समझ लो इसको, यानी कि हम देखें कि यहाँ पे अफ्रीका के कहाँ इसका विस्तार है, अफ्रीका के सहारा, कालाहारी और नामीब। यहाँ पे एशिया का लें तो एशिया में यहाँ पे हो गया अरब, यहाँ पे थार, मंगोलिया और सिक्यांग। आगे हम लें दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा है और यहाँ पे पेरू के मरुस्थल या पेरू का मरुस्थल ठीक है। और अगर वहाँ का उत्तरी अमेरिका यूएसए का लें, उत्तरी यूएसए या उत्तरी अमेरिका, इसमें उत्तरी अमेरिका के कोलोरेडो एक प्रांत का नाम है, कोलोरेडो, मोजाव, ठीक है। यहाँ पे इन प्रकारों के मरुस्थल हैं, उन मरुस्थलों की हम बात करेंगे, इनका विस्तार है यहाँ पे। अगर यहाँ की विस्तार की बात करें तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्यों होते हैं, ये आपने कभी सोचा है? मरुस्थल के बारे में आपने जब लास्ट ईयर में आपने भौतिक प्रदेश पढ़े हैं तो वो अपने राजस्थान के पश्चिम में ही क्यों है, या अपने भारत के पश्चिम में ही क्यों है? हम भारत के मानचित्र में देखते हैं, ये भारत का मानचित्र है, यहाँ पे ये भारतीय मानचित्र में यहाँ पे हम देखते हैं इस भाग को, ये राजस्थान वाला पार्ट है। यहाँ पे इस भाग में अगर ये देखें हम कि ये जो भाग है भारत का, ये राजस्थान वाला पार्ट है। इस राजस्थान वाले पार्ट में ये जो भाग है पश्चिमी थार का मरुस्थल, ये क्यों है, यह आपने कभी सोचा है? यहाँ पे ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे ये अरावली पर्वत श्रृंखला के इस भाग में, पश्चिमी भाग में ये जो 12-13 ज़िले हैं, ये ज़िले राजस्थान के थार के मरुस्थल में। देखो ये भाग आप सोचते हो कि भारत में ही है, ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, पाकिस्तान में इसको थाल कहते हैं, इसी मरुस्थल का नाम क्या है, थाल, और अपने भारत में इसको थार का मरुस्थल कहते हैं। अगर आपको इनकी लोकेशन जाननी है तो मैं लोकेशन बता देता हूँ आपको मैप में, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट पश्चिमी भागों में ही क्यों है, ये 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में ही क्यों पाए जाते हैं, ऊपर नीचे क्यों नहीं होते हैं। ये शुष्क मरुस्थल हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ठंडे मरुस्थलों की तो ठंडे मरुस्थल भी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की, तो इसके अंदर हम कह रहे हैं कि 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में ही ये मरुस्थल हैं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। इसके लिए आपको पहले फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए आपको सोचना होगा कि हमने क्या पाया था वहाँ पे। हमने देखा था वहाँ पे कि एक यहाँ पे वायदा पेटियाँ हमने पढ़ी थी, वो वायदा पेटियाँ हमने यहाँ पे पढ़ी थी। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। यहाँ पे जो पेटी थी वो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब वाली पेटी थी। इसके ऊपर हमने एक पेटी पढ़ी थी यहाँ पे 30 से 35 डिग्री के बीच में, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में थी। यहाँ पे दक्षिण में भी थी, यहाँ 30 से 35 डिग्री के बीच में, इसको भी हम उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी बोलते हैं। इसके आगे हम बात करें, यहाँ पे भी एक बेल्ट था, वो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी थी। यहाँ पे जो क्षेत्र था 60 से 65 के बीच में, इसको हमने क्या कहा था, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, यानी कि ये लो प्रेशर वाली थी और ये हाई प्रेशर थी। यहाँ पे हाई प्रेशर और ये जो पेटी थी वो लो प्रेशर की थी, यानी निम्न वायुदाब की थी, और ये उच्च वायुदाब की थी। और हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो हमने आपको समझ में आ गया होगा कि हम पवनों की बात क्यों करते हैं,
क्योंकि पवन ही मरुस्थल का प्रमुख कारण है। अगर पवनें नहीं चलेंगी तो मरुस्थल बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम बात करें तो पवन इसका मुख्य कारण है मरुस्थल बनने का। यहाँ पे हम बात करें तो चक्रवात की बात करेंगे। चक्रवात किसके कारण आते हैं? इन पवनों के कारण होते हैं। देखो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सूर्य की किरण आएगी, सूर्य टेम्परेचर यानी तापमान होगा, तापमान के कारण वायुदाब बनेगा, वायुदाब के कारण पवनें आएंगी, पवनों के कारण चक्रवात आंधियाँ आएंगी और बरसात होगी, वर्षा होगी, वहाँ पे मरुस्थल नहीं होंगे। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हम बात करें इस मरुस्थलों की तो यहाँ पे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। जो हम पवनें पढ़ी थी वो पवनें कौन सी पढ़ी थी? यहाँ पे 30 के बीच में यहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती हैं और यहाँ पे ऊपर पछुआ पवनें चलती हैं। आपको समझ में आ गया होगा। 30 से 60 के बीच में पछुआ चलती हैं और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में भी पछुआ 30 से 60 के बीच में चलती हैं। 60 से 90 के बीच में ध्रुवीय पवनें चलती हैं, जो कि हमने प्रचलित पवनों की बात की हुई है। यहाँ पे इन पवनों के कारण यहाँ चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चक्रवात हमने पढ़ा था कि जिसके केंद्र में लो प्रेशर होगा और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होगा, यानी बाहर से जो हवा अंदर के अंदर की ओर आएगी तो वो तो हो गया अपना चक्रवात। क्या हो गया? चक्रवात में चक्रवात और बाहरी परिधीय भाग में यहाँ पे हाई प्रेशर उच्च वायुदाब होता है तो वो चक्रवात कहलाता है। और चक्रवात के बाद अगर यहाँ पे हम इसके केंद्र में उच्च वायुदाब देखें, हाई प्रेशर देखें, यहाँ केंद्र में लो प्रेशर या यहाँ पे निम्न वायुदाब देखें तो वहाँ पे प्रति चक्रवात की स्थिति बनती है। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ लिया था, ठीक है। ये प्रति चक्रवात की स्थिति। इस दशा में जब चक्रवात होता है, जब यहाँ पे मान लो केंद्र है और बाहर से हवा आएगी तो यहाँ से झपटा मारेगी एक दूसरे के ऊपर और यहाँ ऊपर निकल जाएगी। इधर से हवा आएगी, ऊपर निकल जाएगी। यहाँ चारों तरफ से ऐसे ही केंद्र में हवा आएगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो वहाँ पे ऊपर की ओर वायु का संचरण बनेगा और ऊपर क्या होगा? आंधी आएगी या तूफान आएगा और जिसके कारण यहाँ पे वर्षा होगी। अगर यहाँ पे उच्च वायुदाब हो, बाहर की तरफ निम्न वायुदाब हो, तो यहाँ से हवा बाहर की तरफ चली जाएगी और बाहर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे ऊपर से हवा उतरेगी। ऊपर से हवा उतरेगी क्यों? क्योंकि नीचे की जगह जो हवा है वो बाहर जा रही है तो ये स्थान खाली हो गया, तो इसको भरने के लिए ऊपर से हवा आएगी। तो ऊपर जो यहाँ पे आंधी का माहौल है वो भी साफ़ हो जाता है। किसमें? प्रति चक्रवात में। तो यहाँ पे आंधी तूफान जो आते हैं वो चक्रवात की स्थिति में आते हैं। प्रति चक्रवात में मौसम क्या रहता है? साफ़ रहता है। ऊपर का आकाश क्या रहेगा? साफ़ रहेगा। तो वो कंडीशन हम यहाँ पे लागू करेंगे। अब देखना है यहाँ पे कैसे लागू होती है। हम बात करें महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में यहाँ पे हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के संबंधित बात करें, इस भाग में ये भारत वाला क्षेत्र है। यहाँ पे इस भाग में ये भाग है वो 20 डिग्री से और 30 डिग्री के मध्य वाला भाग है। 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य वाला। यहाँ पे विषुवत रेखा है, 0 डिग्री रेखा, ठीक है। यहाँ पे जो पवन चलती है वो व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें यहाँ पर चलेगी तो यहाँ से जो आर्द्रता लेकर के आएगी वो इन तटीय भागों पर, इस भाग पे ही वर्षा कर देगी। आगे पहुँचते पहुँचते जब पूर्व से पश्चिम की तरफ ये पवनें जाएंगी, यहाँ से ये पवनें जा रही हैं तो यहाँ पे वर्षा कर लेगी। यहाँ इधर बढ़ती हुई जाएगी तो इसकी जो आर्द्रता है उसमें कमी आती चली जाएगी और कमी आती चली जाएगी। यहाँ तक आते आते इसमें इतनी कमी हो जाएगी कि ये वर्षा नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अपनी आर्द्रता को समाप्त कर लेती है पश्चिमी भागों में आते आते। आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि ये भाग जो व्यापारिक पवनों की दिशा है वो ये दिशा है। अगर ये पवनें यहाँ से आर्द्रता लेकर के चलेंगी तो यहाँ से जो पवनें इधर जा रही हैं ये तो पवनें वर्षा करेंगी नहीं, क्योंकि ये तो इस तरह से जा रही हैं तो ये इधर तो ये छूट गया क्षेत्र, ठीक है। ये पवनें तो यहाँ इस भाग में वर्षा करेंगी। ये कौन सा भाग है? दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग है, इस पे वर्षा कर देंगी,
ठीक है। लेकिन ये भाग तो शुष्क ही रह गया, यानी महाद्वीप का पश्चिमी भाग सूखा ही रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि ये व्यापारिक पवनें यहाँ पश्चिम की तरफ पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं, यानी कि इसमें संघनन की शक्ति नहीं हो पाती हैं। यानी वर्षा कब होती है? जब उसमें तापमान और आर्द्रता की सामर्थ्य सेम हो। तो यहाँ पे मान लो अगर यहाँ किसी वायु में यहाँ आर्द्रता सामर्थ्य इसका 5 kg का है, ठीक है, और इसमें आर्द्रता मिली हुई है 3 kg, इसमें 3 kg आर्द्रता मिली हुई है और उसकी सामर्थ्य कितनी है? 5 kg की। जैसे आपको एक बैग दिया जाए और बैग में सामान आपको यहाँ पे 3 kg डाला जाए, जबकि उसमें 5 kg सामान आ सकता है, तो क्या वो बैग फुल हो सकता है? वो नहीं होगा, यानी उसमें से वो सामान नीचे नहीं गिरेगा। आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर 5 kg आर्द्रता की क्षमता है इसकी, तो यहाँ पे 3 kg तो कम पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे आप 6 kg डालो इसमें, तो 1 kg नीचे गिरने लग जाएगा। वही बात अपने वायुमंडल में है, यानी कि जो वायुमंडल की जो धूल कण हैं उनके बाहर जो उसकी आर्द्रता सामर्थ्य है, उस आर्द्रता सामर्थ्य से अगर बड़ी इसमें आर्द्रता मिल जाए तो वो आर्द्रता ज़्यादा हो जाएगी और बड़ी बूंद के रूप में वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे वर्षा इसलिए होती है। तो यहाँ पे व्यापारिक पवनें भी इस पश्चिमी भागों में मरुस्थल बनने का प्रमुख कारण है। यहाँ पे दूसरा कारण वेरी इम्पोर्टेंट कारण है प्रति चक्रवातीय दशाओं का होना, यानी कि इस भाग में 30 डिग्री वाला भाग है, यहाँ पे वायुदाब है, उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर बेल्ट है। इसके पास में यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर बेल्ट है, जबकि इस भाग में लो प्रेशर बेल्ट है। इस भाग में क्या है? लो प्रेशर बेल्ट है। उच्च वायुदाब की जहाँ दशा होती है वहाँ प्रति चक्रवातीय दशा बनती है, और जहाँ प्रति चक्रवातीय दशा बनती है वहाँ पे वर्षा नहीं होती। वहाँ पे वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ आकाश साफ रहता है, यानी ऊपर की वायु है या पवन है, वो पवन नीचे उतर जाती है, धरातल पे उतर करके दोनों तरफ फैल जाती है। फैलने के कारण वो क्षेत्र है वो शुष्क रहता है या साफ मौसम रहता है, जो कारण यहाँ पे यानी कि इस मरुस्थल का बनने का, ये मरुस्थल कौन सा है? यहाँ पे सहारा का मरुस्थल, इस यहाँ पे है कालारी का मरुस्थल और यहाँ पे नामीब का मरुस्थल है। तो ये पश्चिमी भागों में मरुस्थल बनने का प्रमुख कारण और क्या हो सकता है? ये वाला कारण है प्रति चक्रवातीय दशाओं का होना, यानी जहाँ प्रति चक्रवातीय दशा होती है वहाँ पे वर्षा नहीं होती, और वर्षा नहीं होती तो मरुस्थल में वो बदल जाती है। यहाँ पे हमने ये बात कर ली। तो आगे हम इसकी बात करें। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल इस भाग में है, पश्चिमी भाग में कालारी मरुस्थल यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे नामीब का मरुस्थल वो भी कालारी के यहाँ पे पास में है, ठीक है। यहाँ पे अगर एशिया मरुस्थल की बात करें तो अरब का मरुस्थल, अरब मरुस्थल कहाँ पर है? ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये अरब प्रायद्वीप वाला, ये अरब का मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पे थार वाला अपने भारत वाला क्षेत्र है। इसके बाद काला यहाँ पे मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया यहाँ पे है, इस भाग में चीन के, इस भाग में यानी कि चीन के उत्तर पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? मंगोलिया का मरुस्थल है। इस भाग में ही सिक्यांग का मरुस्थल है, चीन के पास, चीन में ही है सिक्यांग वाला। तो यहाँ पे ये मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो अट्टाकामा का मरुस्थल यहाँ पे है, इस भाग में अट्टाकामा है। यहाँ पे नीचे पेरू का मरुस्थल इसके नीचे वाला क्षेत्र है, इसके नीचे यहाँ पे चिली वाला है, और चिली के पास में यहाँ शीतोष्ण कटिबंध में ठंडा जो मरुस्थल है पेटागोनिया का मरुस्थल, वो भी दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। इसमें यहाँ उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है, इसके अंदर यहाँ मोजाब का मरुस्थल, कोलोराडो प्रांत है यहाँ पे, इसके अंदर मोजाब का मरुस्थल है जो भी पश्चिमी भाग में है। तो ये जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ के हम जलवायु की बात करें, ये तो इसका विस्तार हो गया इस वनस्पति क्षेत्रों का, यानी कि यहाँ पे जो वनस्पति हैं वो कहाँ पे हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। और किस प्रकार की है? कांटेदार जो वनस्पति है वो वनस्पति है। यहाँ की जलवायु है, अगर जलवायु के रूप में लें, यहाँ पे जलवायु में वर्षा कितनी होती है? वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। हमने राजस्थान की ज्योग्राफी में लास्ट ईयर पढ़ी होगी कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर अगर लें, ठीक है, इसके तापमान की बात करें, वर्षा की हमने बात कर ली है 25 सेंटीमीटर, तापमान में लें
तो यहाँ पे ग्रीष्म काल का तापमान है, ग्रीष्म काल का तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। जबकि शीतकाल का तापमान है, शीतकाल में 12 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में। अगर यहाँ पे हम एक महीने का या अधिकतम तापमान की बात करें ग्रीष्म काल में, तो यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी पहुँच गया है। और वो पहुँचा कहाँ है? लीबिया में। अफ्रीका का जो लीबिया प्रांत है, यहाँ पे ये अफ्रीका का लीबिया क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यहाँ पे इस भाग में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी पार कर चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं अपने राजस्थान में भी हम देखते हैं कभी कभी टेम्परेचर 44-45 डिग्री पहुँच जाता है, कभी 40 के आसपास रहता है। कितनी गर्मी पड़ती होगी। तो यहाँ पे लीबिया में यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है। सबसे शुष्क स्थान जो है वो अरिका है। अरिका दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है, अरिका, याद रखना इसको। ये सबसे शुष्क, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अरिका। ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी जलवायु की बात कर ली है। विस्तार हमने देख लिया महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, अक्षांश हमने देख लिए हैं 20 से 30 डिग्री के बीच में होंगे। इसका विस्तार हमने देख लिया कि कौन से महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं। इसके बाद हमने इसके जलवायु में चर्चा कर ली। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वर्षा वार्षिक होती है यहाँ पे। इसके बाद हमने इसमें देखा है ग्रीष्मकाल में टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास रहता है और शीतकाल में 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। यानी कि यहाँ पे ग्रीष्मकाल में हाईएस्ट जो टेम्परेचर पहुँचता है वो 50 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। ठीक है। इसके बाद इसके वृक्षों की बात करें, प्रमुख वनस्पतियाँ जो है यहाँ पे, कांटेदार जो वनस्पति होगी वो यहाँ पे होगी। पौधे या शुष्क वन जो होंगे वो यहीं पे होंगे। कांटेदार यानी कि उसकी छाल भी मोटी होगी, यानी कि मोटी छाल और कांटेदार वृक्ष वाले छोटी पत्तियों वाले जो वृक्ष होते हैं वो मरुस्थलीय वनस्पति के अंदर आते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम इसके वृक्षों की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे नागफनी, यहाँ पे जो वन वृक्ष हैं, इसमें जो वृक्ष हैं वो वृक्ष कौन से हैं? नागफनी है, यहाँ पे सेजब्रूस है, और यहाँ पे क्रीपोस्ट है, यहाँ पे सेक्सोल है, यहाँ पे अकेशिया है। कौन कौन से हैं? सेक्सोल, यहाँ पे अकेशिया, नागफनी, सेजब्रूस और यहाँ पे एक प्रकार का क्रीपोस्ट। क्रीपोस्ट भी वृक्ष का या पौधे का नाम है। ये जो वृक्ष हैं ये वृक्ष मरुस्थलीय वनस्पति में पाए जाते हैं। आपको यहाँ पे प्रमुख वनस्पतियों में इनके नाम याद रखने हैं। प्रमुख विशेषताओं में हम बात करें तो प्रमुख विशेषताओं के अंदर इनकी विशेषता यही है कि यहाँ पे कृषि कम होती है। प्रमुख विशेषताओं में क्या है? कृषि कम और पशुचारण अधिक। पशुचारण अधिक पहली विशेषता। ठीक है। दूसरी लिखो तो इसके अंदर लिख सकते हो कांटेदार वृक्ष। कांटेदार वृक्ष, मोटी छाल, मोटी छाल, छोटी पत्तियाँ, छोटी पत्तियाँ। ये क्यों होती हैं ये हमने टॉपिक के शुरू में चर्चा कर ली है। ठीक है। यहाँ पे इनकी ये विशेषताएं हैं। हमने मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति का भी अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम पर्वतीय वनस्पति की छोटी मोटी बात कर लेते हैं। पर्वतीय वन जो हैं यहाँ पे लास्ट जो अपना प्रकार है यहाँ पे पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति ये 8वां प्रकार है। पर्वतीय वनस्पति जो होती है ये सेम वैसी की वैसी वनस्पति होती है जो हमने अब तक के प्रकार पढ़े हैं। हमने कौन से पढ़े हैं? भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की तरफ यानी ध्रुवों तरफ हमने जो वनस्पति पढ़ी है सेम वैसी की वैसी पर्वतीय वनस्पति होती है। यानी कि हम हाइट पे चलेंगे तो हाइट पे जैसे 600 मीटर की दूरी है उसके बीच में चलेंगे। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र में धरातल से 600 मीटर की जो दूरी है हाइट है, इस हाइट तक उष्ण प्रकार की वनस्पति होगी या उपोष्ण प्रकार की वनस्पति होगी।
उष्ण या उपोष्ण, जो हमने मानसूनी में पढ़ ली थी, जो हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की पढ़ ली थी, ठीक है, और हमने सवाना प्रकार की पढ़ी। उस प्रकार की जो वनस्पति है वो 600 मीटर तक होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। इससे हाइट में जाएंगे तो यहाँ पे कोणधारी या टेंगा प्रकार की वनस्पति होगी, और ऊपर के जाएंगे तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति मिलेगी। और यहाँ पर जहाँ पे तक वनस्पति होती है उसके 100 मीटर ऊपर यहाँ पे इस वनस्पति, जैसे ये लास्ट सीमा पर्वतीय क्षेत्रों की, तो यहाँ से अगर 100 मीटर से हाइट पे यहाँ देखें तो यहाँ स्नो लाइन स्टार्ट हो जाती है, यानी हिमांक रेखा जो हिम रेखा है वो स्टार्ट हो जाती है। हिम रेखा, इसके ऊपर यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है जिसमें कोई वनस्पति नहीं होती। तो यहाँ तक जो वनस्पति होती है, नीचे तो उपोष्ण उष्ण प्रकार की जो सदाबहार वनस्पतियाँ हैं, पतझड़ प्रकार की मानसूनी वनस्पतियाँ वो होती हैं। और इस 600 मीटर से हाइट में ये ढालू भूमि है मैदानी की और यहाँ पठारी भाग की, इसमें ये वनस्पति होती है। इसके ऊपर जो वनस्पति होती है वो कोणधारी यानी जो टेंगा प्रकार की वनस्पति है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है वो होती है। तो पर्वतीय क्षेत्र हमें शॉर्ट में समझ लीजिएगा, यानी कि पर्वतीय आप पढ़ोगे तो सेम वैसी प्रोसेस होगी जो अब से ले जो शुरू से पहले पॉइंट जो अब तक जो 7 प्रकार पढ़े हैं वो सारी की सारी वनस्पतियाँ यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो इस भाग में हमने 8 प्रकार वनस्पति के देख लिए हैं। हमने वनस्पति संसाधन का चैप्टर समाप्त कर लिया है, लेकिन इसका हमने एक पार्ट किया है, दूसरा पार्ट अभी बाकी है। हमने एक पार्ट कैसे किया है, हमने जो वनस्पति पढ़ी है वो विश्व के संदर्भ में पढ़ी है, हमने पूरे महाद्वीपों को एक साथ लेकर के पढ़ी है। अब जो वनस्पति पढ़ेंगे वो वनस्पति हम यहाँ भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, यानी भारत की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ये टॉपिक भी एक न्यू टॉपिक है, अगला टॉपिक हम इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज से ये इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब।